नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 1 अगस्त 2022 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैड ए वेरी गुड वीकेंड। तो चलिए नए दिन की, नए वीक की शुरुआत, नए महीने की शुरुआत एक नई एनर्जी के साथ करते हैं। आज दोस्तों हमारे टेबल पर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के बारे में। देन विल टॉक अबाउट एक मिनिस्टर साहब जिन्होंने मिसबिहेव किया है एक डॉक्टर के साथ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एन अलार्मिंग फॉल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। यूएस चाइना टेंशंस के बारे में बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, डोंट स्टर द पॉट। ये इंटरनल माइग्रेशन को लेकर एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट MiG-21 का जो क्रैश हुआ। करंट अफेयर्स में मैंने ये खबर आपके साथ शेयर की थी। इसके ऊपर ट्रिब्यून ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद INSTC। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। देखिए ये INSTC जो है इसका, पर ये रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है रूट, ये INSTC है। और बाकी जो ब्लू वाला है ये एक स्टैंडर्ड रूट है, ये पुराना रास्ता है। चलिए सबसे पहले तो फॉलो दिस लेजर पॉइंट हियर। तो ये देखिए, ये रहा मुंबई। मुंबई से ये अरेबियन सी वाला जो रास्ता है, तो यहाँ से पहुँचते हैं हम। ये ईरान है, राइट। ये रेड में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ईरान हियर। और ये पूरा ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बंदर अब्बास जो हैं, तो यहाँ पर बंदर अब्बास से एक पोर्ट है, उनका नाम है उसका नाम है बंदर अब्बास। तो फिर वाया ईरान आप पहुंचते हैं। ये वाला जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है पता है? कैस्पियन सी है ये। तो कैस्पियन सी से फिर होकर यहाँ पर, राइट, ये अस्त्रखान जो है ये रशिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन रीच टू मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये रहा, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये बेसिकली रशिया को इंडिया के साथ कनेक्ट करने वाला एक रूट है। जो पुराना रूट था वो भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से अरेबियन सी से आप, ये कौन सा सी है? ये है रेड सी। तो रेड सी से फिर सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल में कोई इश्यू हो जाए, आपको ये याद होगा, एवर गिवन, याद आया कुछ? एवर गिवन नाम से एक बहुत बड़ी शिप जो सुएज कैनाल में लास्ट ईयर फंस गई थी। और फिर क्या हुआ? पूरा सुएज कैनाल जो है वो बंद हो गया था और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो सुएज कैनाल से होकर फिर मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन से फिर पूरा ये नॉर्थ सी वाला रास्ता, और फिर नॉर्थ सी से आप बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये रास्ता जो है ये एज यू कैन सी क्लियरली बहुत ही लंबा रास्ता है, राइट। बीच में सुएज कैनाल जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इन द सेंस आपके दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेट कॉस्ट है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो कितना कम हो जाता है? 30% कम होता है, 30% कम। एंड द सेकेंड वन इज जर्नी का जो समय है, टाइम, ये कितना कम हो जाता है? 40%। ये 2 बेनिफिट्स है INSTC के कंपेयर टू जो पुराना रूट। ठीक है, एक बार और याद दिला देता हूं। फ्रेट कॉस्ट 30% कम हो जाता है, और समय जो है ये 40% कम लगता है यहाँ से यहाँ सामान पहुँचाने में। सो दिस, ये क्लियरली एक इंडिकेशन है, क्लियर एक बात है कि ये जो INSTC जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, राइट। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर, जो भी नाम दे, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम
थिंग। 7,200 किलोमीटर का ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि रोड का इस्तेमाल होता है, रेलवे का इस्तेमाल होता है, मेरीटाइम रूट्स का इस्तेमाल होता है, तो इट बिकम्स मल्टी मॉडल, राइट। इसमें एयर प्लेन का इस्तेमाल नहीं होता है, वरना मल्टी मॉडल की बात करें तो ये भी इसमें भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें यूज़ हो रही है, रोड, रेल एंड मेरीटाइम रूट। railfreight.com वेबसाइट ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि 40 फीट कंटेनर जो हैं वुड लेमिनेट शीट्स के, तो ये जो अस्त्राखान पोर्ट है वहाँ से हमारा जो मुंबई का पोर्ट है नावा शिवा पोर्ट, तो यहाँ पर पहुँचे, राइट, वाया दिस INSTC। और ये जो INSTC जो है दोस्तों, ये यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है उसको कंसोलिडेट करेगा। दिस इज़ एन इमर्जिंग यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो अगेन अब थोड़ा एटलास में वर्क आप खुद कर लीजिएगा, राइट। यूरेशिया यानी कि जहाँ पर यूरोप और एशिया मिलता है, तो ये पूरा जो एक रीजन आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ का जो एक इमर्जिंग फ्री ट्रेड कॉरिडोर है, फ्री ट्रेड एरिया जो बन रहा है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा INSTC, और भारत को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ भारत को अगर ऑयल एंड गैस रशिया से मंगवाना है तो ये INSTC के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की एक लेगेसी थी, हम ऑयल एंड गैस और सारी चीज़ें रशिया से एक लंबे समय से खरीद रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब मैं जियो पॉलिटिक्स की और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल कि हमें एग्जैक्टली पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आफ्टर दिस मैं यूक्रेन और रशिया के वॉर और उसके ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाया है, और भारत और चाइना जैसे देशों ने ऑयल एंड गैस जो हैं वो और ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम रशिया, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, राइट। अब ये जो INSTC है, इसका जन्म कब हुआ? 2000 में, राइट, ईयर 2000 में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ट्रांसपोर्ट। और इस यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया तीन देशों ने, इंडिया, ईरान और रशिया ने। और उसके बाद तब से लेकर पिछले 22 सालों में कज़ाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, तजिकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, सीरिया, ये सारे देश जो हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन किया है कि वो इस INSTC जो है इसका पार्ट बनना चाहते हैं। और भारत का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कंसिडरेबल है। भारत ने ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, तो उसमें काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं। आप कह सकते हैं कि भारत ने ही पूरा ये चाबहार पोर्ट जो है उसको डेवलप किया है। और एक चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन है, ये 500 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो भारत ने करवाया। भारत की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये जो एक चाबहार वाला जो एक इकोनॉमिक जोन बनेगा पूरा यहाँ पर, राइट, तो ये इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट करेगी, भारत की बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट करेगी। भारत का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। इसका एक और फ़ायदा होगा हमें कि ये जो चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट से और INSTC जो है इसके माध्यम से हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाएंगे। मीन्स अगर हमें अफ़गानिस्तान तक पहुंचना है तो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं, सेंट्रल एशिया में पहुंचना है या फिर सेंट्रल एशिया के ऊपर पहुंचना है तो पाकिस्तान को क्लियरली ये INSTC जो है वो बाईपास कर देता है, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया। India's founding role in both INSTC and the Quad exemplify its departure from non-alignment to multi-alignment. नॉन-अलाइनमेंट मूवमेंट के समय पर क्या था कि भारत ना तो सोवियत के साथ था ना तो US के साथ था। तो भारत जो है वो क्वाड का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, भारत INSTC का भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट नहीं, लेकिन अब भारत मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि भारत जो है वो एक ऐसे ग्रुप क्वाड जिसमें USA है, राइट, और USA की दुश्मनी जो है वो ईरान से है, रशिया से हैं, और रशिया और ईरान दोनों जो हैं वो INSTC का पार्ट है जो इंडिया। तो इंडिया इज़ ए कॉमन फैक्टर। तो इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास रखता है, नॉन अलाइनमेंट में कम विश्वास रखता है, ऐसा हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आता है। आई होप ये एक इम्पोर्टेंट INSTC जो है
वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा, इसका इम्पोर्टेंस एंड एवरीथिंग। फ्यूचर में जब भी हम आईएनएसटीसी की बात करेंगे तो आज जो हमने डिस्कशन की उसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से चीज़ों को समझ लेना। अगर एक और बार आपको वीडियो देखना पड़े तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए, आराम से चीज़ों को समझ लीजिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिस्टर साहब के बारे में। और यहाँ पर जब मैं मिनिस्टर कह रहा हूँ तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी राज्य के हैं, यूनियन के हैं, डेफिनेटली दे आर कंसिडर्ड वीआईपी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज भी वीआईपी कल्चर हमारे देश में चल रहा है। और बातों बातों में कई बार हम ये भी कहते हैं कि तुम क्या मिनिस्टर हो तो आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट, क्लीशे स्टेटमेंट रहता है कि उसको किसी को आपने बुलाया या फिर किसी को मिलना था या ऐसा कुछ था और वो एटीट्यूड दिखा रहा, तो लोग कहते हैं ना कि तुम क्या मिनिस्टर, अपने आप को मिनिस्टर समझते हो क्या। तो ये ऐसे ही, ये जो अपने आप को मिनिस्टर समझते हो क्या, ये वाली चीज़ें ऐसे ही नहीं आई है। मिनिस्टर्स जो हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ मिनिस्टर्स का ऐसा बिहेवियर रहा है जो बहुत ही सैड है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक डॉक्टर राज बहादुर हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर थे और वन ऑफ द कंट्रीज टॉप स्पाइनल सर्जन्स में उनका नाम आता है, डॉक्टर राज बहादुर साहब का। अब मैंने थे शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है फ्रॉम दिस वाइस चांसलर पोस्ट। क्यों दिया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है चेतन सिंह जोरामजरा, तो उन्होंने, ये चेतन सिंह साहब जो हैं पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने पब्लिकली डॉक्टर राज बहादुर जो हैं उनको ह्यूमिलिएट किया। कैसे? यहाँ पर जो व्यक्ति लेटा हुआ है, एज यू कैन सी, कोई पेशेंट कभी टाई पहनकर नहीं सोता है, तो ही इज़ द डॉक्टर हियर, राइट। ये है राज बहादुर और ये रहे मिनिस्टर साहब। अब ये जो बेड है, हॉस्पिटल का बेड, तो इसकी जो मेट्रेस है वो थोड़ी डर्टी थी, ख़राब थी। तो मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर साहब को कहा, आदेश दिया कि आप यहाँ पर लेट जाइए। द मिनिस्टर ऑन स्पॉटिंग ए डर्टी मैट्रेस ऑन ए हॉस्पिटल बेड फोर्स्ड द डॉक्टर टू लाई ऑन इट, कि आप यहाँ पर सो जाइए, गंदी मैट्रेस जो है इस पर सो जाइए। अब बताइए, इसमें किसका फ़ायदा होगा? क्या इसमें डॉक्टर का फ़ायदा होगा? नहीं। क्या इसमें मिनिस्टर का फ़ायदा होगा? नहीं। क्या इसमें पेशेंट का फ़ायदा होगा? द आंसर इज़ नो। जो पूरा फोकस है, जो लेट्स से कि हमें मैट्रेस जो हैं ये डर्टी हैं, ये ख़राब हैं, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब सोचिए, सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि डॉक्टर, ये जो मिनिस्टर साहब जो हैं, वो डॉक्टर जो हैं इंचार्ज जो हैं उनको पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, मीन्स इतनी गंदी मैट्रेस क्यों है इस हॉस्पिटल में, और फिर उसका जो भी जवाब मिले तो उसके ऊपर एक प्रकार से लेट्स से कि कोई एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकता है कि देखिए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये अच्छी बात नहीं है, मैं इस पर नहीं लेटूंगा, आप नहीं लेटेंगे, राइट, हम नहीं सोएंगे ऐसी गंदी मैट्रेस पर। तो कोई जो पेशेंट है उसको भी हमें ऐसी मैट्रेस पर नहीं सुलाना चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि हम हाइजीन का ध्यान रखें। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल शुड बी लाइक एन इंसिग्निया ऑफ क्लीनलीनेस, के हॉस्पिटल जो है वो क्लीन होनी चाहिए। हॉस्पिटल में लोग जब आते हैं तो वो वापस, ऐसा मीन्स किसी को हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है। अब सिंगापुर का यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा। तो सिंगापुर जो है, तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि किसी को, मीन्स किसी भी देश में किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल थोड़ी जाना पसंद होगा कि वो वहाँ पर, मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई किसी को जाना पसंद नहीं रहेगा, राइट। हॉस्पिटल कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन अगर जाना पड़े तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस है ये टॉप नॉच होना चाहिए। तो सिंगापुर की जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे देश की 5 स्टार्स होटल्स जो होती है उससे भी शायद अच्छी होगी। उतनी क्लीन, आपको लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में गए हो, आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के बॉल रूम में गए हो, या फिर जो रिसेप्शन वाला एरिया होता है, उतना अच्छा डेकोरेशन और पेशेंट्स की छोटी बड़ी सारी चीज़ों की देखभाल की जाती है वहाँ पर। वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग है। इसका पूरा केस स्टडी है। तो
उसी केस स्टडी का रेफरेंस देते हुए आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो स्टेप उठाया है, इस स्टेप से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सिंगापुर का मॉडल फॉलो किया जाए तो शायद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो ये जो एटीट्यूड है डॉक्टर के साथ, इस प्रकार का जो बिहेवियर किया गया है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हर एक मिनिस्टर, हर एक एमपी, हर एक एमएलए को ये समझना चाहिए कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ पर, या फिर उनका लेट्स से कोई मिनिस्टर है, तो अगर पूरा एक राज्य हेल्थ मिनिस्टर है किसी राज्य के, तो पूरा अगर राज्य उनके हेल्थ हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं, तो उनको बहुत अच्छे हार्मोनियस वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने चाहिए, राइट। ही और शी शुड सेट एन एग्जाम्पल एज ए रोल मॉडल के तौर पर उनको काम करना चाहिए। और अगर कोई शॉर्टफॉल, अगर कोई इश्यूज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स को पूरे प्रॉपर फंड्स ना मिल रहे हो, इसकी वजह से लॉन्ड्री सर्विस टॉप नॉच ना हो, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल से चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस कॉलोनियल हैंगओवर, एक एटीट्यूड कि भाई मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ऐसे आपके साथ बिहेव करूँगा, क्या कर लोगे आप। तो इस प्रकार का एटीट्यूड आज के ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं है। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने माफ़ी मांगी है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर जो है वो इस प्रकार का एटीट्यूड दिखा रहा है, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। और ये एक और चीज़ दिखाता है कि कोविड के बाद हमें ये लग रहा था कि जिस प्रकार से कोविड हुआ और वी नो कि हम वो पूरी जर्नी में से गुजरे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत में एक रेवोल्यूशन आएगा, दैट विल बी हेल्थ रेवोल्यूशन, और लोग जो हैं वो एक डिमांड करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था, बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई हमें सड़कें साफ़ सुथरी चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स टॉप नॉच चाहिए। तो ऐसे डिमांड करेंगे कि किसी भी पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर लॉकडाउन लगाना करे पड़े, भगवान ना करे ऐसा करना पड़े, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉकडाउन लगे, राइट, पूरे देश में लॉकडाउन ना लगे। तो ये मुझे लगा ऐसा सेटअप होगा हेल्थ का, लेकिन चीज़ें बैक टू नॉर्मल फिर से हो चुकी है। और डेफिनेटली हमारे जो पेशेंट्स हैं, हम में से कोई भी जो है कभी भी पेशेंट बन सकता है, तो पूरी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ चाहिए। आई टॉक अबाउट मीन्स, मैं राजकोट की ही बात बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, राइट। एज यू नो कि आई लिव इन राजकोट, गुजरात। तो आज से कुछ 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया होगा। एक यहाँ से बहुत दूर एक गांव से एक छोटा सा बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे एक दोस्त है, उनका कॉल आया था, और हम 2-3 दोस्त जो हैं वो राजकोट की गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर गए। जो एक बहुत ही मजदूरी करने वाला जो एक फैमिली है, तो उसका छोटा सा बच्चा जो है वो खेत मजदूर जो होते हैं, तो उसका बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था एक मोटरसाइकिल में। वो खेल रहा था और रोड पर, और एक बाइक के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उस बच्चे को यहाँ लेकर आए, एंड दैट मीन्स उस टाइम पर एक लंबे समय के बाद आई वेंट टू सरकारी हॉस्पिटल, जो राजकोट की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर्स और काफ़ी अच्छा स्टाफ था, कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे थे। मैंने देखा, खुद पर्सनली देखा कि डॉक्टर वॉज गिविंग हिज बेस्ट। लेकिन मैंने ये भी देखा कि वहाँ का जो पार्किंग एरिया है, वहाँ पर लोग सो रहे थे, राइट। इतनी भीड़ थी वहाँ पर। और उस टाइम पर मैंने मीन्स आई बिलीव कि ये सिचुएशन जो है वो हर एक सरकारी हॉस्पिटल की होगी छोटे बड़े टाउन में। तो हमें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली जो चीज़ मेरे दिमाग में आई दैट वाज कि हमें वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे रोड पर लोग सो रहे हैं, रोड इन द सेंस जो पार्किंग एरिया वहाँ पर सो रहे हैं, और इतने मच्छर भी थे वहाँ पर, राइट। तो इट वाज नॉट दैट एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो। भले ही डॉक्टर्स और जो लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी उसमें मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो देखकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। तो आई होप कि एक दिन आएगा जब हमारी हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिंगापुर की तरह होगी, लेट्स होप। लेकिन उसके लिए मिनिस्टर्स का और सबका काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले भी इस विषय पर हमने डिस्कशन की थी। हमारी जो पार्लियामेंट है, इसका जो फंक्शनिंग का एक स्टैंडर्ड है उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है।
टाइम स्पेंट ऑन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन, कि किसी एक पर्टिकुलर बिल या फिर किसी चीज़ को लेकर जो एक डिस्कशन होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, जो वक्त मिलना चाहिए, वो भी कम मिल रहा है। फ्रूटफुल डिबेट्स, किसी विषय पर ऑपोजिशन और ट्रेजरी या फिर ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक अच्छी डिबेट हो किसी विषय को लेकर। क्वालिटी ऑफ डिस्कशन जो हम यहाँ पर करते हैं एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में, तो ये क्वालिटी ऑफ डिस्कशन जो है ये कुछ नहीं है। अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन और ये जो डिबेट्स होगी, डिस्कशन होगी, एक सभ्य तरीके से होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। देश दुनिया के बारे में कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम जान पाएंगे जस्ट फ्रॉम आवर पार्लियामेंट। और जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, तो इसमें जो एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर विषय को थरोली कवर करने के लिए, थिंक टैंक जैसे लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस विषय में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे लोगों को मिलाकर मिनिस्टर्स और ये जो हमारे एमपीज़ हैं, वो ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाकर फिर किसी विषय को सॉल्व करने के लिए उनकी एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेते हैं, और फिर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो तो एक अलग ही लेवल की नॉलेज हमें मिलती है। पूरा जो कहते हैं ना रस जो है, उसका पूरा ज्यूस जो है वो हमें मिलता है। और प्रॉब्लम भी ज़्यादातर केसेस में, तो मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाता है, क्योंकि एक थरो डिस्कशन और हर अलग अलग एंगल से चीज़ों को एनालाइज किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ जो है वो ड्रॉप हो रही है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और यहाँ पर मैं सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस, टीएमसी, जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप यहाँ पर ऑन बोर्ड ले लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी पार्टी क्यों ना हो, यहाँ पर अब एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि वो अपना जो एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल के तौर पर, कि वो मीडिया में रहें, वो ज़्यादा दिखे स्क्रीन पर, और ये सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी वालों ने बहुत की। जब बीजेपी ऑपोजिशन में था तो उस टाइम पर बहुत विरोध किया, बहुत सारी चीज़ें किया। बीजेपी पावर में है और कांग्रेस जो है वो सेम चीज़ कर रही है। और लोकसभा और राज्यसभा का जो डेटा हमारे पास आ रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि अब जो सस्पेंशन है एमपीज़ का, ये 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो पिछले 8 सालों में अगर हम देखें, जब से मोदी सरकार आई है, तो ये पूरे टेन्योर में सस्पेंशन एमपीज़ का ज़्यादा हुआ है। उससे पहले जो यूपीए की सरकार थी उसमें भी सस्पेंशन होता था, लेकिन कम। लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो, फिर सरकार ज़्यादा सस्पेंशन कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नंबर तो ज़्यादा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है जब हमारे देश में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, तो जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे मेरे दोस्त और रिश्तेदार जब भी मिलते थे तो उनको पता है कि आई रीड न्यूज़पेपर्स और ये सारी चीज़ें, यूपीएससी की तैयारी करवाना ये ओ, तो दे आस्क में, वो मुझे पूछते थे कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं किसान के ये बिल में, तो उसमें क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, मीन्स बताए। मैंने कहा द थिंग इज़, और ये पे अटेंशन हियर, मैं उनको क्या कहता था पता है, कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, कि आपको पता नहीं है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। और इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर है सरकार का। सरकार ने इतने इम्पोर्टेंट बिल को डिस्कस ही नहीं किया, ऐसे ही पास कर दिया। कुछ 5-6 मिनट के अंदर वो पास किया गया था, मुझे याद है। तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन, अब देखिए हमारे देश में 50% प्लस पॉपुलेशन जो है वो किसान है, और किसानों के साथ जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म्स आप लाते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला कोई बिल, लॉ लेकर आते हैं, और आप उसको डिस्कस नहीं करते, डिबेट नहीं करते। मुझे लगता है कि ऐसे बिल्स के ऊपर तो 1 हफ्ते डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि देश में सभी को पता चले। अगर सरकार ने डिस्कशन की होती राइट, तो मुझे लगता है ऐसा कि ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट होते ही नहीं, और इजीली ये जो चेंजेस सरकार करना चाहते थे वो चेंजेस आराम से हो जाते, क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर हमें हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा
अच्छा बनाना है तो लेजिस्लेचर में डिस्कशन, डिबेट, विचार विमर्श, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएसए और चाइना के बारे में। याद रखिए हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बारे में। हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज़ के बारे में। और सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उससे हमें देखने को मिला कि कितने सारे इसके रिपल इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, एक्सेट्रा। तो जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज़ एक दूसरे के साथ वर्सेस वाले मूड में होती हैं तो इसकी इम्पैक्ट भी आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। अब दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में, यानी कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में 2 घंटे की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, विच इज़ अ गुड थिंग। देखिए यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं ये काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन दोनों देशों के जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत होती है, इस प्रकार की मीटिंग होती है, तो इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। ये देखिए बातचीत जो है ना, टॉक्स जो हैं, ये युद्ध को रोक देती है। अगर दो देशों के बीच में जब तक बातचीत चल रही है तब तक युद्ध नहीं होगा, लेकिन बातचीत करना बंद हो गया तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और इश्यूज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि यूएसए और चाइना के बीच में बातचीत हो रही है और ये भी बात सामने आई है कि गुड न्यूज़ ये है कि ये मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई और इसी साल 2020 में होपफुली जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में एक मीटिंग भी होगी, फिजिकल मीटिंग भी होगी, जहां पर दोनों नेता एक दूसरे को आमने सामने एक कमरे में मिलेंगे। तो दैट इज ए गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि दोनों साइड्स जो हैं दे आर टॉकिंग पास्ट ईच अदर। अंग्रेजी में टॉकिंग पास्ट ईच अदर का मतलब ये होता है कि मैं भी कुछ बात कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, राइट। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको वाई के बारे में बातचीत करनी चाहिए, यू नो। तो बातचीत हमारे बीच में हो रही है लेकिन वी आर टॉकिंग पास्ट ईच अदर। ऐसा लग रहा है कि हम एक ही विषय पर बात करें, लेकिन हकीकत यह नहीं है, हम दोनों अपने अपने टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो बाइडेन यानी कि यूएसए के, शी यानी कि चाइना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये काफ़ी अलग हैं, काफ़ी डाइवर्जेंट हैं। डाइवर्जेंट यानी कि काफ़ी डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट। यूएसए कुछ इस दिशा में जा रहा है, चाइना कुछ इस दिशा में जा रहा है, विच इज़ ए बैड न्यूज़। अब बाइडेन जो है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाए। ये अभी जो एक वॉलेटाइल रिलेशनशिप हो चुका है तो ऐसा ना हो, राइट। एक स्टेबिलिटी आ जाए। मिस्टर ट्रंप के समय से चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए और बाइडेन यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। वो भी ट्रंप की तरह ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर जो है वो उतना ही आप पर रहेगा, चाइना पर उतना ही प्रेशर जो है वो मेंटेन करके उनकी सरकार भी चलेगी। शी जिनपिंग जो है वो क्या चाहते हैं, शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि ये सारे अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं वो हटाया जाए और एशिया में सबसे ताकतवर जो है वो चाइना है, चाइना को यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमारे रास्ते में आना छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना चाहता है। अब दोनों देशों के पॉलिटिकल कैलेंडर को देखें तो यूएसए में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, चाइना में भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स, राइट। तो दोनों लीडर्स अपने आप को अपने देश में तो बेस्ट ही प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, राइट। बाइडेन चाहेंगे कि वहाँ के न्यूज़पेपर्स में और डिस्कशन ये हो कि चाइना जो है उसने घुटने टेक दिए यूएसए के सामने, और शी जिनपिंग जो है वो ये प्रोजेक्ट करना चाहेंगे कि चाइना के लोग ये समझे कि देखिए यूएसए जितना ताकतवर देश जो है वो भी अब हमारे लीडर के सामने टिक नहीं पा रहा है। तो दोनों अपने अपने पॉलिटिकल कैलेंडर्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ जो है वो करेंगे। अब नैन्सी पेलोसी जो हैं स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उन्होंने ये कहा है कि वो ताइवान जाने वाले हैं और चाइना ने वार्निंग दी है। चाइना ने कहा कि आग के साथ खेलने वाले जो हैं वो खुद भस्म हो जाते हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट चाइना ने दिया था। और चाइना में कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी जो हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश करते तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए
और मेक श्योर करना चाहिए कि उनका प्लेन जो है वो यहाँ पर लैंड ना हो। तो और यूएसए के लीडर्स ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ताइवान तो जाना ही है, अब देखते हैं हमें कौन रोक सकता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन भी हो रही है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये सिटी है ये है मुंबई सिटी, राइट। मुंबई को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई, राइट। अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है पता है? महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी साहब। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ गुजरातीज एंड राजस्थानीज आर रिमूव्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई एंड थाने, नो मनी वुड बी लेफ्ट हियर, मुंबई वुड नॉट बी एबल टू रिमेन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, ऐसा गवर्नर साहब ने कहा है। अब गुजराती लोग जो हैं तो वो माइग्रेट हुए, एज वी नो, मुंबई में, राइट। बहुत सारे गुजराती रहते हैं, और राजस्थानी भी, खास करके हम मारवाड़ी लोगों की बात करें तो वो भी काफ़ी मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता, देखिए मुंबई इतना ज़्यादा तो मैं गया नहीं हूँ। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई बीन देयर ट्वाइस, मे बी ट्वाइस, हाँ 2 बार। और फिर कई बार ऐसा होता था कि फ़्लाइट के लिए वहाँ पर जाते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बाकी अंदर इतना कोई ख़ास मैंने देखा। लेकिन आई हर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट मुंबई, कि मुंबई में आपको सेकंड थर्ड जनरेशन गुजराती भी मिलेंगे, दिल्ली के लोग भी मिलेंगे, पंजाबी लोग मिलेंगे, साउथ के लोग मिलेंगे। तो कोई भी एक बड़ा सिटी जो है ना, ये सिटी किसी एक कम्युनिटी ने बिल्ड नहीं किया है। नो डाउट गुजराती और राजस्थानी और दूसरे लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, साउथ के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुंबई गए थे, एक लंबे समय से रहते भी हैं, इट्स ए गुड थिंग। लेकिन ये है तो हमारा ही देश ना, हमारे ही देश का एक सिटी है। महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने जो कमेंट की है, काफ़ी इसका विरोध हो रहा है, राइट। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हैं आप, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो शोभा नहीं देते हैं। द गवर्नर शुड श्योरली अप्रिशिएट दैट हाउ ए सिटी इवॉल्व्स इज अ मैटर ऑफ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री। कोई भी एक शहर जो है वो कैसे डेवलप होता है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसकी हिस्ट्री होती है। देखिए, ब्रिटिश राज के समय में बंगाल या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये मुंबई बन गया, ये चेन्नई बन गया, ये बन गया कलकत्ता। तो ये तीनों हमारे जो बड़े शहर हैं, राइट। दिल्ली इज़ ऑल्सो द फोर्थ, मीन्स टोटल 4 बड़े, सबसे बड़े शहर है हमारे देश के। नंबर 1 इज, ये जो मीन्स पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कोलकाता है, एज फार एज आई नो। बट दिस 4, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, तो ये चारों की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो चारों एक ही लेवल पर स्टार्ट हुए, एक ही स्टार्टिंग लाइन से, राइट, जब से देश आज़ाद हुआ। लेकिन चारों की अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी स्पीड है। तो फाइनेंस और उन सारी चीज़ों में मुंबई आगे हैं, तो दूसरी चीज़ों में चेन्नई आगे हैं, दूसरी किसी और चीज़ों में कोलकाता आगे हैं। तो माइग्रेशन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है, लिंग्विस्टिक एथनिक टेंशन्स वैसे भी हमारे देश में ये वैरायटी की वजह से रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा आज भी उठाते हैं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो गवर्नर के शोभा नहीं देते गवर्नर को। और कोई भी एक कम्युनिटी ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी वजह से ये पर्टिकुलर सिटी या फिर स्टेट जो है वो डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और ख़ास करके फिर आप मुंबई और गुजरात की हिस्ट्री में भी जाएंगे तो एक गुजरात के लोगों को पता होगा, जीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों ने भी, उनको भी, आपको भी पता होगा कि महागुजरात आंदोलन हुआ था, राइट। तो आज़ादी के बाद की बात है कि गुजराती और मराठी लोग जो हैं वो कहते थे कि हमें अलग से हमारा खुद का राज्य चाहिए। और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है उसमें से, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला एरिया था, तो उसमें से 2 नए राज्यों का जन्म हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आंदोलन किया, बहुत सारे लोगों का मीन्स उनकी मृत्यु हुई, शहीद हो गए अपने अपने राज्यों के लिए। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं, ऐसी बातें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जब भी किया जाता है तो इससे एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच में दरारें क्रिएट होती हैं। और ये दरारें हमारे देश की तरक्की के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मुंबई शहर जो है वो हम सब का है, हमारे देश का शहर है। वो वहाँ पर रहने वाले लोगों का तो है ही, लेकिन हमारा भी है। वैसे ही अगर राजकोट है या फिर कोई भी
आपका गांव है, तो ये पूरे देश का है, राइट। ये किसी ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर रहने वाले लोग, हाँ वहाँ पर रहने वाले लोग इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम सबका देश है, हम सबका मुंबई शहर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, सब। आपकी स्क्रीन पर जो एयरक्राफ्ट है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहचान लिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग कॉफिन। ये है MiG-21। और करंट अफेयर्स में हमने इस विषय पर बात की थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, एक विंग कमांडर और एक दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो हैं वो शहीद हो गए। MiG-21 का क्रैश हुआ लास्ट थर्सडे, राजस्थान में हुआ। और MiG-21 का प्रॉब्लम यह है कि इसका क्रैश रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब MiG-21 हम 60s से 1963 से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और इसको रिपेयर करके अपडेट करते करते हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम। और रिप्लेसमेंट का इश्यू है, राइट। उसको मिग्स को रिप्लेस करने वाले उतने अच्छे प्लेन्स हमारे पास नहीं है उतनी क्वांटिटी में, तो फिर हम मिग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत ही भद्दा है, अच्छा नहीं है, शॉडी है। और स्पेयर पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी पुअर क्वालिटी रहती है, और इसकी वजह से हमारे पायलट्स जो हैं उनकी जान खतरे में रहती है। इन एन एज ऑफ सुपर टेक avionics and inbuilt safety mechanisms, a war-fighting machine plagued by deficiencies is a sad commentary on defense planning and maintenance capabilities. ये हमारे लिए शर्म की बात है कि इतने हाईटेक ज़माने के अंदर हमारे पास ऐसे पुराने प्लेन्स हैं जिनको हम रिपेयर कर करके उसमें छोटे बड़े अपग्रेड्स कर करके हम उसका इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मेन काम है कि रिपेयर करना, ये सारी सेफ्टी एक्सेट्रा, तो ये हमारे मीन्स इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हल का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है। और हल ने तेजस भी बनाया है, राइट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। तो 40 तेजस ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, ये हल ने बनाए हैं, और 83 और 2024 और 2030 के बीच में दिए जाएंगे, तो मिग्स को रिप्लेस करेंगे ये तेजस। तो अगर मिग्स को मेंटेन करने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो इनके द्वारा बनाए गए तेजस पर क्या हम रिलाई कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर आप मेंटेनेंस की क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते तो फिर नए प्लेन्स की मेंटेन क्या आप कर पाएंगे? तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पार्ट्स हम यूज़ करें, राइट, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पायलट्स के लिए, राइट। उनकी जान जो है वो ख़तरे में रहती है। और अगर ऐसे प्लेन्स उड़ाने हैं जिसमें आप फ्लाइंग कॉफिन जिसका नाम दिया गया, इस प्रकार के प्लेन्स में अगर आपको बैठकर देश की रक्षा करनी है, तो फिर कौन मोटिवेट रहेगा एयरफोर्स ज्वाइन करने में, आप सोचिए। तो इट्स ए बिग थिंग, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न है, राइट। PDF को डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ इस प्रश्न को देख लीजिएगा और फिर आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करना है। बेसिकली प्रश्न ये है कि 5G टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो किस महीने से हमारे देश में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा हमारे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया है। तो 4 महीने हैं आपकी स्क्रीन पर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो बताइए कौन सा महीना होगा जिसमें ये सर्विसेज लॉन्च की जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।